Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. पिछली वीडियो में हमने प्याजे की डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और ये थ्योरी भी एक स्टेज थ्योरी है। जिस तरह हमने प्याजे की थ्योरी पढ़ी उसमें 4 स्टेजेस थी, इसमें 8 स्टेजेस हैं। और इस एरिक्सन के मुताबिक हर इंडिविजुअल को इसकी हर स्टेज पे किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, जिसको उसने क्राइसिस का नाम दिया। और हर इंडिविजुअल को इस क्राइसिस को एक हेल्दी वे में रिजॉल्व करना होता है ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अगर तो ये क्राइसिस एक हेल्दी वे में रिजॉल्व हो जाता है और इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट से कॉप कर जाता है, तो ये फिर इसकी जो हेल्दी रेजोल्यूशन है वो इंडिविजुअल में एक वर्चू पैदा करती है। लेकिन अगर ये क्राइसिस प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो ना सिर्फ उस स्टेज पे बल्कि अगली तमाम स्टेजेस पे उसके असरात आते हैं और ये असरात मनफी होते हैं। क्योंकि ये सारी स्टेजेस जो हैं, इसमें कुछ भी हो रहा है किसी एक स्टेज में, तो उसका असर सिर्फ उस एक स्टेज तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो अगली सारी स्टेजेस और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है। ये पूरी स्टेजेस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलती हैं, जहाँ पे हर स्टेज दूसरी स्टेज को इफेक्ट कर रही है। और ये जब इंसान इस दुनिया में आता है, पैदाइश से लेके डेथ तक ये डेवलपमेंट जो है वो जारी रहती है। एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी की 8 स्टेजेस हैं, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहली स्टेज का नाम है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और ये स्टेज बर्थ से शुरू होके बच्चे की जब दुनिया में इस आता है उससे लेके 18 महीनों तक, यानी 1.5 साल की उम्र तक ये स्टेज एरिक्सन के मुताबिक जारी रहती है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने केयर गिवर के ऊपर, जो भी उसकी नीड्स का ख्याल कर रहा है। इस एज में जो बच्चे की बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं? एक तो ये कि उसको भूख लगती है, उसको प्रॉपर दूध चाहिए या खुराक चाहिए, और उसके अलावा उसकी हाइजीन यानी उसकी सफाई का ख्याल रखा जाए। तो ये उसकी जो फूड और हाइजीन है, ये उसकी 2 मेन नीड्स हैं, जो कि इस स्टेज में पूरी होने के लिए वो टोटली डिपेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर तो बच्चे की ये दोनों नीड्स प्रॉपर तरीके से पूरी हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे को जिस वक्त भूख लगती है तो उसको फूड यानी उसको दूध प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर जो है वो जब वो गंदा है और वो इस चीज़ में रो रहा है, तो उसको वक्त पे साफ कर दिया जाता है। तो बच्चा क्या करेगा? एक ट्रस्ट की वर्चू को डेवलप करेगा। वो अपने ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो दुनिया के ऊपर ट्रस्ट करेगा, दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेगा। लेकिन अगर उसकी ज़रूरियात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं की गई, मिसाल के तौर पे बच्चा सम टाइम ऐसा है, रो रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, माँ जो है वो उसका ध्यान नहीं कर रही है, जो भी केयर गिवर है वो उसका ध्यान नहीं कर रही, कभी वक्त पे दूध दे दिया कभी नहीं दिया, फिर इसी तरह कभी उसके कपड़े चेंज होने वाले हैं, डायपर चेंज होने वाला, गीला है लेकिन नहीं वक्त पे कभी किया और कभी नहीं किया, तो ये क्या है? उससे बच्चा मिसट्रस्ट की जो ट्रेट है वो डेवलप करता है। ना वो अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, ना वो दुनिया में दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता है। फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है वो देखता है कि माँ मुझे छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है और फिर वो दोबारा वापस आ जाती है। तो ये बच्चे का ट्रस्ट है कि वो अब माँ पे ट्रस्ट कर रहा है कि माँ अगर जा रही है तो वापस मेरे पास दोबारा आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि माँ चली जाए और फिर कुछ काफ़ी देर तक वापस ना आए, बच्चा रोता रहे, तो वहाँ से बच्चा फिर उस पर मिसट्रस्ट करने लग जाता है। और ये चीज़ और देखने में आती है कि अगर माँ या बाप या जो भी करीबी केयर गिवर है, नानी दादी या कोई नैनी है या कोई भी है, वो एक दरवाजे से जाती है तो बच्चे को पता होता है कि इस दरवाजे से गई है तो इसने वापस भी आ जाना है। लेकिन अगर वो दूसरे दरवाजे से चला जाए जहाँ पे
पहले कभी नहीं गया तो बच्चे को फिक्र लग जाती है कि पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं, और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ से बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो उसकी उनकी फुलफिलमेंट उसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट पैदा करती है। ट्रस्ट से बच्चे के अंदर होप पैदा होती है कि ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अच्छा अब मुझे भूख लगी है, मैं रोऊंगा तो मुझे भूख मिल जाएगी, या मैं दूध मिल जाएगा, या मैं खाना मांगूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। जो मिसट्रस्ट है वो बच्चे के अंदर एक खौफ, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी पैदा करती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं माँ मेरी चली गई या वापस आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ से फिर जो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर या ये जो वर्चू डेवलप हो रही है, ये उसकी फिर पूरी पर्सनैलिटी में, पूरी जिंदगी में उसके साथ साथ चलेगी एरिक्सन के मुताबिक। दूसरी स्टेज जो साइको सोशल डेवलपमेंट की एरिक एरिक्सन हमें बताता है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। और इसकी एज उसके मुताबिक 1.5 साल से यानी 18 महीनों से लेके 3 साल की उम्र तक। इसमें बच्चा जो है वो उस अपनी बॉडी पे थोड़ा सा पर्सनल कंट्रोल, थोड़ी सी पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहता है। इसका जो मेन क्राइसिस है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग, क्योंकि शुरू में बच्चे को अपने ब्लैडर और बाउल पे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे बच्चा जब तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र तक पहुँचता है तो वो उसके अंदर ये थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ जो है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग उसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पैदा करती है। उसको ये एहसास होता है कि कम से कम मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मुझे थोड़ा सा इख्तियार और थोड़ी सी आज़ादी हासिल है। यहाँ पे अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर की जाती है, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती या बहुत ज़्यादा नरमी नहीं की जाती। आपने देखा होगा ना, कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो है वो कहते हैं अच्छा छोड़ दो, पैम्पर ही पहनाए रखते हैं कई साल तक कि कोई बात नहीं, बच्चा जो है वो खुद ही सीख जाएगा। तो टू मच स्ट्रिक्टनेस या बहुत ज़्यादा लीनियंसी जो है वो बच्चे की जो ट्रेनिंग है उसको ख़राब करती है, और उसके नतीजे में जो क्राइसिस पैदा उसके नतीजे में क्राइसिस पैदा होता है। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो बच्चा जो है वो वर्चू ऑफ विल पावर डेवलप करता है। यानी उसको अपने ऊपर थोड़ा सा इख्तियार है और वो कुछ ना कुछ काम अपनी मर्जी से कर सकता है, तो ये विल पावर उसके अंदर पैदा होती है। लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा सख्ती है या बहुत ज़्यादा नरमी है, तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो डिपेंडेंट रहेगा, उसको उसको अपने ऊपर जो है वो उसकी जो विल पावर उसके अंदर काम नहीं कर रही, और वो टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में अगली स्टेजेस को भी इफेक्ट करेगी। एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी की तीसरी जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और इसकी एज है 3 to 6 ईयर्स। ये वो स्टेज है जब बच्चा हर चीज हर काम अपना खुद से करना चाहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, उनको खाना खाना है तो कहते हैं मैं खुद, ये लफ्ज वो बोलते हैं, मैं खुद करूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पकड़ूंगा। तो ये जो मैं खुद वाली स्टेज है ना, वो ये 3 से 6 साल की उम्र है, जिसको वो कहता है कि इसमें हर बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट पे, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे डिफरेंट एक्शंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, अपने जो वो इंटरेस्ट लेता है अपने इर्द गिर्द के माहौल में, और चीज़ों को अपने तौर पे करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो इस स्टेज का क्राइसिस है वो है कि बच्चा जो है वो फ्रीडम हासिल करना चाहता है कि मुझे हर काम खुद करने दिया जाए। अब जैसे बच्चा जो है वो खिलौना लेके आया है, उसको खुद तोड़ेगा, उसको जोड़ेगा, अपनी मर्जी से उसको चलाएगा। तो अगर ये यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ जो इस स्टेज में देखने में आती है वो है प्ले, बच्चे की गेम, के बच्चे किस तरह दूसरों के साथ खेल रहे हैं और किस तरह से वो प्ले में इनिशिएटिव ले रहे हैं, गेम को शुरू कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ। और ये चीज़ जो है वो उनके लिए एक फ्रीडम का उनको एहसास देती है कि हम आज़ाद हैं, हम अपनी गेम्स किसी भी तरह खेल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चे को प्रॉपरली इनकरेज किया जाए तो बच्चे के अंदर जो है वो जो चीज़ पैदा होगी उसको हम कहेंगे वर्चू ऑफ इनिशिएटिव या वर्चू ऑफ पर्पस, कि उसकी ज़िंदगी में एक गोल, एक पर्पस पैदा हो गया है, और वो चीज़ों को आइंदा भी इनिशिएट करने की, इनिशिएटिव लेने की, पहले से खुद से शुरू करने की जो है वो
आदत अपने अंदर पैदा करेगा। लेकिन अगर उसको डिस्करेज किया जाएगा, उसको डांटा डपटा जाएगा, कोई भी काम वो खुद से करेगा, अच्छा छोड़ दो, नहीं छोड़ना, नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, इस उम्र में बच्चे जो है वो खुद खाना खाते हैं, गंद मचाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो उनके कपड़ों पे और हर तरफ हर गंद मचा हुआ होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं खा रहे होते, वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो अपनी अपने सेंसेस के थ्रू, अपने हाथों से, अपने मुंह से अब एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एक फ्रीडम का एहसास होता है उनके अंदर। लेकिन अगर उनको बच्चे को कहा जाए नहीं नहीं ये तो कपड़े गंदे कर रहा है, बस जल्दी से खुद खिला दो, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है उनका, वो एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाता है। और अगर ऐसा फ्रिक्वेंटली किया जाए कि उनको डिस्करेज किया जाए बार 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 बार, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा होती है कि वो भाई मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कोई काम कर सकूँ। तो वहाँ पे ये जो गिल्ट है ना, ये फिर क्या करती है कि फिर इसकी वजह से बच्चा जो है वो, उसका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ स्लो हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ पैदा होने लग जाती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे करने नहीं दिया जा रहा, डांटा जा रहा है। तो ये उसके अंदर गिल्ट का एहसास पैदा करता है। जो चौथी स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी में साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। और इसकी एज है 6 to 12 ईयर्स। अब ये वो वाले साल हैं जब बच्चा अपने घर से निकला है और उसने किसी भी किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया है, यानी उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने नेबर्स के साथ मिलेगा वहाँ, अब स्कूल में अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ मिलेगा, दूसरे अपने टीचर्स के साथ मिलेगा। और ये क्या है कि ये उसका दूसरों दूसरे लोगों के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, उसका इंटरेक्शन है, उसका मिलना जुलना है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो स्कूल में जा रहा है, चाहे मदरसे में जा रहा है, या किसी भी जगह जहाँ पे भी वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बच्चों के अंदर पैदा होती है, कंपैरिजन है। वो अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों के साथ, अपने पीयर्स के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये क्या वो देखते हैं कि हम कितने काबिल हैं और दूसरा बच्चा जो है वो किस काबिल है, उसकी वर्थ कितनी है और हमारी वर्थ कितनी है। तो यहाँ पे इस स्टेज का जो क्राइसिस है वो यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके एनवायरनमेंट के साथ जो बच्चे का कोपिंग मैकेनिज्म है, जिस तरह से वो कोप कर रहा है, वो उसका सबसे बड़ा क्राइसिस है। यहाँ पे बच्चे जो हैं डिफरेंट स्किल सीखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, करिकुलर इसके साथ साथ को करिकुलर, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनकी चल रही होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं। तो ये सारी वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा बहुत तेज़ी के साथ, इंटरेक्शन के साथ सीख रहा होता है। अब अगर बच्चे को पेरेंट्स और टीचर इंकरेज करते हैं और स्किल डेवलप करने में उसकी हेल्प करते हैं, गेम्स में, प्ले में उसकी मदद करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री से मुराद है कॉम्पिटेंस, कि एक बच्चे को अपनी अहलियत पे, अपनी एबिलिटीज़ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं डिफरेंट स्किल्स सीख सकता हूँ। और ये क्या है, इसके साथ साथ बिलीफ इन देयर स्किल्स, कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं दुनिया में बहुत से काम खुद से कर सकता हूँ। ये क्या करते हैं, वो कोऑपरेशन के साथ दूसरों के साथ काम करना शुरू करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट टास्क को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो किस तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ की जो वर्चू है वो इंडस्ट्री जो उनके अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अगर जो है वो बच्चों को डिस्करेज किया जाता है या उनको रोक दिया जाता है कि वो अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करें या एक्सपेरिमेंट करें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, या स्कूल में उनको स्नब कर दिया जाता है, टीचर जो है वो सही गाइड नहीं करते, तो क्या है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी पैदा हो जाती है। वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन में वो देख रहे हैं कि वो अपनी स्किल्स को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो उतने अच्छे इंसान नहीं है जितने उनके पीयर्स हैं या जितने उनके दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा होता है, और इसके साथ साथ उनके अंदर फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आ रही है, इनकॉम्पिटेंस आ रही है।
एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की जो अगली स्टेज है, हमारी फिफ्थ स्टेज, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और इसकी एजेस हैं एडल्टहुड, एडोलेसेंस 12 टू 18 ईयर्स। एडोलेसेंस जो हमारे टीन एजेस। अच्छा, इस एज में जो एडोलेसेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक तलाश कर रहे होते हैं अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ और पर्सनल आइडेंटिटी, कि इसमें यहाँ पे उनकी जो मैं है ना वो सामने आती है। मैं कौन हूँ, मेरा इस जिंदगी में आने का मकसद क्या है, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी ज़ात के इर्द गिर्द, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है जो एडोलेसेंस की एज में है वो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाह रहा होता है पेरेंट्स के से हट के, कि भाई मैं कौन हूँ, एक मेरी अपनी ज़ात, मेरी अपना तशख़्ख़ुस क्या है, मेरी अपनी पहचान क्या है। यहाँ पे अपनी पर्सनल वैल्यूज़, अपने बिलीव्स, अपने गोल जो हैं उन सबको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे और इसके अलावा इसमें एक और बहुत ज़्यादा जो चीज़ आ रही होती है वो क्या है, यहाँ पे बहुत रैपिड चेंजेस हो रही होती हैं, अब जिस्मानी, फिजियोलॉजिकल भी और सोशल भी। यानी उनका आपने देखा उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो रहा है उनका जो है वो, और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अपने फ्रेंड्स की तरफ हो जाता है फैमिली से हट के। फिर उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, बच्चे जो हैं वो लड़कों में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बच्चियां जो हैं वो लड़कियों में कन्वर्ट हो रही होती हैं, प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं वो उसके उनके अंदर आ रही होती है, आवाज़ चेंज हो रही होती है, फिजिकल जिस्म के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस इन चेंजेस के अंदर साथ अडॉप्ट करना जो है बड़ा उनको मुश्किल है, और एक उनकी ये स्ट्रगल है। तो इस स्टेज का जो क्राइसिस है वो क्या है, कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करना। अगर इस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को वो तलाश कर रहे हैं, इसमें अगर उनको फ्रीडम दी जाए और उनको जो है वो उनको इनक्रेज किया जाए, तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो सोशल रोल्स हैं, जैसे एक लड़का है वो एक भाई भी है, वो एक फ्रेंड भी है, वो एक स्टूडेंट भी है, वो एक बेटा भी है, इसी तरह एक लड़की है वो बेटी है, एक सहेली है, एक जो है वो फ्रेंड है, तो जो है एक स्टूडेंट है। तो ये सारे एक डिफरेंट सोशल रोल्स हैं जो एक इंडिविजुअल सोसाइटी में प्ले कर रहा होता है। तो अगर उसको इनकरेज किया जाता है तो वो क्या, उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ आती है, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, और उसके साथ साथ उसमें एक कंट्रोल अपने ऊपर और अपने इन्वायरमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है उसकी वर्चू उसके अंदर डेवलप होती है। वो अपने आप को पहचान रहा है। ठीक है। लेकिन अगर एडोलेसेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, या उनको इतनी स्पेस ही ना दी जाए, उसको इजाज़त ही ना दी जाए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करें, या उनके लिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो और वो परेशान हो जाए, तो इससे क्या होता है कि अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं या ओवरवेलम हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर रोल कंफ्यूजन पैदा होती है। वो सोसाइटी में डिफरेंट रोल जैसे मैंने बताए कि उनको पहचान नहीं पाते। और वो क्या है कि वो अपनी दुनिया में उनकी जो जगह है उसके बारे में अनश्योर होते हैं, कि पता नहीं मैं दुनिया में क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरी जगह क्या है, मेरी वर्थ क्या है। फिर उनके जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसके बारे में वो श्योर नहीं होते, फिर उनका जो है वो पर्पस जो जिंदगी का है उसमें उसके बारे में वे यकीन होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें उनकी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन और रोल कन्फ्यूजन जो है वो आ जाती है।
नेक्स्ट कम द सिक्स स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये है यंग एडल्टहुड, और इसकी एज है 18 टू 40 ईयर्स। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो बहुत से अपने टास्क को प्रैक्टिकली अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे वो अपना करियर चूज करता है, वो अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाता है। यहाँ का जो उसकी सबसे बड़ी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटीमेट रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो बनाना है। यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल शादी करता है, फिर उसके बाद अपना घर बनाता है और दूसरे लोगों के साथ, ख़ास तौर पे ऑपोजिट सेक्स के साथ उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बनाता है। अगर वो इंडिविजुअल जो है वो ऐसे रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर क्या है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, यानी मैंने एक रिलेशनशिप बना लिया तो अब मैंने, आपने देखा है ना कि शादी कर ली तो अब उसको चलाना है। शादी होगी, बच्चे हो गए, आपकी फैमिली बन गई तो आप अब कमिटेड हैं। फिर उसके बाद आपने एक दूसरे को सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और साथ साथ आपने एक दूसरे की केयर करनी है, यानी म्यूचुअल ये सारी चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल जब आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने में आती हैं। तो अगर इंडिविजुअल इसको करने में कामयाब हो जाता है तो वर्चू ऑफ लव जो है वो स्टेज पे डेवलप होती है, और इंडिविजुअल जो है वो क्लोज डीप और कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत पे मुश्तमिल होते हैं, वो वाले रिलेशनशिप्स वो बना सकता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे पीछे कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया या किसी वजह से कोई, जैसे अगर पिछली स्टेज में कोई मसला हो गया या कोई इंडिविजुअल जो है वो उसके रोल कन्फ्यूजन की रीज़न बन गई, या कोई भी किसी भी ऐसी वजह से, या कोई एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से इंडिविजुअल जो है वो इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं बना सकता, तो क्या है कि फिर जो उसका एक्सपीरियंस है वो होगा आइसोलेशन। जो अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स है ना वो लीड करते हैं आइसोलेशन की तरफ। आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल जो है वो लोनलीनेस फील करेगा, वो जो है वो एलियनेटेड फील करेगा खुद को कि मुझे सबने अलग कर दिया है, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे अलग छोड़ दिया, या कि मुझे अपनी ज़िंदगी में से एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूजन भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, मुझे ज़िंदगी में से निकाल दिया गया है। तो ये जो है ये काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस है जो अगर एक इंडिविजुअल जो है इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बना सकता तो उसको फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट की सेवंथ स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। अच्छा, ये मिडिल एडल्ट हुड में आती है और इसकी एजेस हैं 40 टू 60 ईयर्स। 40 टू 65 ईयर्स। अच्छा, इस स्टेज में अब ये होता है कि जो इंडिविजुअल है ना, अब उसका जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो अपनी लाइफ बनाने में, करियर बनाने में, फैमिलीज बनाने में और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, यानी वो सारी चीज़ें जो कि उसकी सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे कंट्रीब्यूशन को पॉसिबल बना रही हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल वो सारे काम कर रहा है। अब ये कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकती हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो शादी करके बच्चे पैदा कर रहा है, अच्छा, या जो है वो कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, किसी भी चीज़ में है। फिर क्या है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है कम्युनिटी की डिफरेंट एक्टिविटीज में।
यहाँ पे वो जनरेटिविटी से मुराद है कि दुनिया को कुछ वापस करना। यानी आपने दुनिया से जो सीखा है, जो आपने सारी जिंदगी के आपने तजर्बात किए हैं, तो वो आपने अब दुनिया को उसका कुछ आउटकम वापस देना है। और ये वही ऊपर जो मैंने सारे काम बताए इस तरीके से कि अगर आप अपनी एक अच्छी नस्ल चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, तो ये आपका एक कंट्रीब्यूशन है, आप दुनिया को कुछ अच्छे अफराद वापस दे रहे हैं। फिर आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपका ये भी कंट्रीब्यूशन है कि आपने जो सीखा उन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप सोसाइटी को भी कोई प्रोडक्टिव चीज़ वापस दे रहे हैं। तो और ऐसा काम जिसकी वजह से सोसाइटी में आपका नाम रहे, जिसको हम कहते हैं ना नाम रोशन करना, तो सोसाइटी में आपका जो है या आपकी कम्युनिटी में आपका ऐसा एक नाम बने कि हाँ ये इंसान जो है ये कुछ कर रहा है। तो इस एज में एक जो इंडिविजुअल है उसकी ज़िंदगी का ये काम होता है, चाहे वो घरेलू अगर आप देख लें कि जैसे हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, तो उनका क्या काम है कि सोसाइटी को अच्छी एक नस्ल जो है वो प्रोवाइड करना। जो मेल्स हैं या जो फादर्स हैं उनका काम क्या है कि अगर वो टीचर हैं तो टीचर के तौर पे अपना काम बेहतरीन तरीके से करें, बिजनेसमैन है तो अपना काम बेहतरीन तरीके से करें, अगर लीडर्स हैं तो एक बेहतरीन लीडरशिप जो है वो दुनिया को दिखाएं, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो एक क्रिएटिव आउटपुट जो है वो उनकी नजर आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर इंडिविजुअल को लगता है कि वो एक उनकी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी में, उन्होंने जो काम किया है उससे सोसाइटी को कोई फायदा हुआ है किसी भी फॉर्म में, तो इन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन से क्या होगा कि वो सेंस ऑफ जनरेटिविटी पैदा होगी और वहाँ से वर्चू ऑफ केयर आएगी, जो कि इस स्टेज की एक खास वर्चू है। ठीक है। लेकिन अगर उनको लगता है कि उन्होंने कोई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं किया, कोई ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, कोई प्रोडक्टिव या क्रिएटिव टास्क नहीं है उनकी, कोई इतनी प्रॉपर कंट्रीब्यूशंस नहीं रही, तो उससे क्या होगा कि वो फिर स्टैग्नेंट फील करेंगे। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। आपने देखा होगा कि जिस तरह पानी जो है वो एक जगह पे रुक जाए, कहते हैं ना रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। तो अगर एक इंडिविजुअल ये देखता है कि उसकी ग्रोथ नहीं थी, उसने कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम करके नहीं दिया, तो जो है वो स्टैग्नेंट फील करता है कि उसकी कोई ग्रोथ नहीं थी, वो अनप्रोडक्टिव रहा। तो ये लैक ऑफ ग्रोथ जो है वो फिर फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस की तरफ चली जाती है। एक इंडिविजुअल अपने आप को खाली खाली महसूस करता है। Eighth and last stage is ego integrity versus despair. और इसकी जो एज है वो 65 से डेथ तक, क्योंकि हमने ये शुरू में बात की थी कि जो एरिक्सन की थ्योरी है वो पैदाइश से लेके डेथ तक जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अब अपना, उनके पास जाहिर है एक रिटायरमेंट का टाइम है। यहाँ पे वो अपने सारे कामों से, अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशंस करने हैं उससे वो फारग हो गए। एक रिटायरमेंट का पीरियड है जिसके अंदर हमारा डिक्लाइन भी शामिल होता है, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसके अंदर डिक्लाइन भी इंक्लूडेड होता है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे डिक्लाइन जो है वो पैदा होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो हैं वो बैठते हैं, अपनी जो उनकी लाइफ की एकम्पलिशमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको एवेल्यूएट करते हैं, अपने पास्ट को, अपनी पूरी लाइफ को, कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, जिसको कहते हैं ना कि क्या खोया क्या पाया। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई आपके नाना दादा नानी दादी, तो आपने देखा होगा वो अपनी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, अपनी जो है वो सक्सेस की बातें करते हैं, ज़िंदगी में अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है उसके बारे में बातें करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बातें करते हैं कि हमने अपने बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाया। तो ऐसे लोग जो ये देखते हैं कि उन्होंने बड़ी एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ गुजारी है, वो उन्होंने बड़ा एक जो है ना अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया और जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, तो ये उनके लिए एक बड़ी हेल्दी सी जो है वो एक एक्टिविटी है, और ये उनको लीड करती है ईगो इंटेग्रिटी की तरफ। ईगो इंटेग्रिटी क्या है कि आपने अपनी लाइफ को जिस तरह के वो थी उसको आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने एक लाइफ गुजारी है, बड़ी फुलफिलिंग लाइफ गुजारी है। और उससे क्या होता है कि वो अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है उसमें वो लॉजिक एंड पर्पस जो है
वो ढूंढते हैं कि हमने जो पूरी लाइफ है वो किसी मकसद के तहत गुजारी है, हमारा गोल था, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस थे, और ये चीज़ लेके जाती है उनको वर्च्यू ऑफ विजडम की तरफ। हम देखते हैं ना, कहते हैं बुजुर्ग जो हैं उनकी ज़िंदगी के बड़े तजर्बात होते हैं, और उनके हम वो हमें नसीहतें करते हैं, या उनसे कोई अकल की बात है तो हम उनसे सीख लें, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, दुनिया देखी होती है, एक्सपीरियंसेस किए होते हैं। तो यहाँ इस स्टेज की जो वर्च्यू है वो वर्च्यू ऑफ विजडम है। लेकिन अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, दे फील रिग्रेटफुल अबाउट देयर लाइफ, उन्होंने वो देखते हैं कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में जितना हमारे गोल थे वो पूरी तरह हम उनको अचीव नहीं कर पाए, या हम सोसाइटी में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, या हमारे जो डिसीजन थे लाइफ के बारे में वो कोई इतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर जो उनका एक्सपीरियंस है वो आ जाता है डेस्पेयर का। अब डेस्पेयर एक फीलिंग है डिसअपॉइंटमेंट की, कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ से मायूस हो गया कि नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सका, मैं अपने गोल जो मैंने सेट किए हुए थे वो मैंने अचीव नहीं किए। उससे फिर क्या है, उसके अंदर तलखी आती है, बिटरनेस आती है, गुस्सा आता है, तलखी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी एक जो आगे आने वाली मौत है उसका एक फियर में ऐसे लोग फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे होते हैं उसके इंतज़ार में। तो ये एक बड़ी पेनफुल सा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई इंसान जो है वो डेस्पेयर का शिकार हो जाता है। तो ये सारी स्टेजेस को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि एरिक्सन्स की जो थियरी है वो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाली मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ तब्दीलियों को जो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। उसने अब जो हमारी ज़िंदगी की आखिरी स्टेजेस हैं जिनको आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं ये तो इरेलीवेंट है, ये तो डेवलपमेंट से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसने उनको भी अहमियत दी, और उसने कहा कि उसमें भी जो इंडिविजुअल है वो एक्टिवली और बड़ा सिग्निफिकेंटली जो है वो टाइम गुजार सकता है पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो ये एक इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ये एरिक एरिक्सन्स की स्टेज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थी। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।